तो इस वीडियो में आज हम रिव्यू करने वाले हैं स्मैकडाउन के एपिसोड को और आज बहुत बहुत ही एक्सप्रेस वाली स्पीड के साथ करने वाले हैं। मुझे पता है पिछले कुछ टाइम से चैनल पर शेड्यूल और वीडियो मतलब काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है मामला, लेकिन बस 2-3 दिनों में सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा और आज इसीलिए स्मैकडाउन को बड़ी तेज़ी से रिव्यू कर रहे हैं। और हम गधे हैं वाला मूवमेंट है तो बहुत सारे, लेकिन उसके ऊपर आज जाएंगे नहीं। अगेन जैसे मैंने बोला कि अभी हम स्मैकडाउन को थोड़ा तेज़ी से आज रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले शो की स्टार्टिंग होती है कोडी रोड्स के साथ में और उन्होंने एक बड़ी ही कूल जैकेट पहनी हुई थी। और ये बात कहनी पड़ेगी कि कोडी रोड्स के जो गियर हैं मतलब एंट्रेंस वाले, मतलब जो पहन के आते हैं अपना कोट सूट जो भी वो पहन के आते हैं, वो बड़ा देखने लायक होता है कि अच्छा बंदे ने आज क्या पहना है। तो व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट, वो बोलते हैं रेसलमेनिया के साइन की तरफ देखते हुए और इतने में ही जेकब फाटू एंटर कर जाते हैं। और जेकब फाटू कहते हैं देख भाई, तू एलिमिनेशन चेंबर की बात ही ना कर रहा होता अगर ड्रू मैकिंटायर इन सारी चीज़ों में ना पड़ा होता। तुझे भी पता है मुझे भी पता है कि मैंने तुम दोनों को ऑलमोस्ट हरा ही दिया था अपने मैच में, और इस समय जो मेरा कंसर्न है वो ड्रू मैकिंटायर है। और सीधा उन्होंने बोला ड्रू मैकिंटायर चल अपने पिछवाड़े बाहर लेके आ। और आज जेकब फाटू ने जो प्रोमो है वो शुरुआत से बहुत अग्रेसिव कट नहीं किया। तो ये भी देख के पता चला कि जेकब फाटू अगर बहुत काम तरीके से भी बोलना हो, ऐसे प्रोमो में जो जुगलबंदियां करना हो, वो भी काम बहुत बेटर तरीके से कर सकते हैं। बस डब्ल्यूडब्ल्यू ने उस चीज़ को भी एक्सप्लोर नहीं किया, जैसे हम सीएम पंक को करते हुए देखते हैं, रोमन रेंस को करते हुए देखते हैं, सुपरस्टार्स को करते हुए देखते हैं। इसके बाद निक ऑल्डिस निकल के आते हैं, ड्रू मैकिंटायर नहीं आया, लोगों ने बू किया और वो कहते हैं कि मुझे पता तुम लोग अपसेट होने वाले हो, लेकिन मुझे पता था कि मतलब उन्होंने बोला कि मुझे पता तो अपसेट है, लेकिन मुझे पता था कि ये सब ड्रामेबाजी होने वाली है, इसलिए मैंने आज ड्रू को नाइट ऑफ दिया क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता। और वो समझाते भी हैं जेकब फाटो को कि देख भैया कोडी रोड्स का टाइम है, हम बैक स्टेज जाके मुद्दे पे बात कर लेते हैं। तभी पता नहीं कहीं से ड्रू मैकिंटायर की आवाज़ आती है और भैया बढ़िया सा उन्होंने सूट पहना हुआ था, साथ में उनके बेल्ट है और कहते हैं कि देखो भैया मैं तो आज शो पर हूँ। और कहते हैं कि निक देख मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि तूने मुझे टाइम ऑफ दिया, लेकिन मैं चैंपियन हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे स्मैकडाउन बहुत पसंद है और स्मैकडाउन को मैं यहाँ पे मस्त जो है अपना इंजॉय करने वाला हूँ। जेकब फाटो को बोलते हैं कि देख भाई मैं यहाँ हूँ ऑल गैस नो ब्रेक्स, ये कहता है ना तू, लेकिन जो लाइन उन्होंने बोली ड्रू ने, वो कहते हैं कि मोर लाइक ऑल बार्क और नो बाइट, ये करके जैसे उन्होंने बोला भाई जेकब फाटो की तो बहुत बहुत ज़्यादा ही जल जाती है। उसके बाद सीधा भागने के लिए उनके पीछे जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी वाले बंदों ने रोका उस पर, फिर जेकब फाटू ने उन्हें ही बरसा दिया। और वो थोड़ा सा अजीब भी लगा कि जेकब फाटू वहाँ पे जा सकते थे लेकिन वो गए नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यू ने वो जो पूरा सेगमेंट है वही वैसे प्लान किया था। और उसके बाद फिर ड्रू मैकिंटायर वहाँ से मतलब निक ऑल्डिस ने शांत करवा के जेकब फाटू को भेजा। तो फिर ड्रू यही बोल रहे होते कि सारी दुनिया मेरे अगेंस्ट है, हर कोई चाहता है कि वो ड्रू मैकिंटायर इस समय बने। कोडी रोड्स ने बोला कि सारे लोग तेरे पीछे इसलिए नहीं पड़े क्योंकि तेरे पास चैंपियनशिप है, इसलिए पड़े हैं क्योंकि तू एक एस होल है, ये बोला कोडी रोड्स ने। वो ठीक लगा उनका बोलना, लेकिन उसके बाद क्योंकि उनका म्यूजिक बजता है तो वहाँ पे अपना वो वाला जो मूवमेंट है वो भी कर रहे हैं, तो वो थोड़ा ऐसा लगा कि अच्छा आप या तो सीरियस ही हो जाओ या फिर थोड़ा ऐसे ही हो जाओ। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़, ऐसा नहीं है कि बहुत कोई बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत सारी जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं वो भी कई बार मैटर करती हैं। और फिर उसके बाद बैक स्टेज सेगमेंट होता है जेकब फाटू और निक ऑल्डिस का, और वो कहते हैं भाई पेशेंस रख, सब कुछ हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जेकब फाटू इतना बता देते हैं कि मैं वेट तो कर लूंगा लेकिन ज़्यादा वेट नहीं करने वाला मैं। तो अभी ये जेकब फाटू और ड्रू मैकिंटायर के बीच में डेफिनेटली एक प्रोग्राम दिखाने वाले हैं। और आज डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की ये जो पूरी स्टोरी लाइन है रेसलमेनिया तक की, उसको भी और कंफ्यूजिंग बना दिया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ उसके बारे में हम पूरे रिव्यू में चलते चलते बात करेंगे। बट नेक्स्ट मैच आता है इलिया ड्रैगनोव वर्सेस टामा टोंगा के बीच में। और भाई इलिया ड्रैगनोव के बारे में अब आप क्या कहना चाहोगे? इस बंदे को आज जो है मैच में हार मिल गई है, भले ही रिंग साइड पर सब चुल हुई उस वजह से वो हुआ, लेकिन कट थ्रोट लगा के टामा टोंगा ने पिन कर दिया इस मैच में इलिया ड्रैगनोव को। अब आप क्या समझोगे इस चीज़ से? मतलब अब क्या मतलब, आई थिंक मैं इसको कुछ बोल नहीं सकता ज़्यादा। आप किसी बंदे के ऊपर अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर आप इस तरीके से चीज़ें नहीं कर सकते। और यहाँ पे बात ये नहीं कि एक मैच हारने की वजह से मैं बोल रहा हूँ, जिस तरीके से पूरा ही तुमने इलिया ड्रैगनोव को बुक किया, तो अगर ऐसा ही करना था तो तुमने वो जो यूएस टाइटल के साथ वो जो नकली हवा बनाने की कोशिश करी थी, वो चीज़ भी आपको नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद सोलो सिकोवा एक प्रोमो कट करते हैं, कहता है ये मेरा शो है, ये मेरी फैमिली है। इलिया ड्रैगनोव भाई गुस्से में वहाँ पे आके मारने भी लग जाते हैं उनको, फिर मैट कार्डोना अपोलो क्रूज ये सारे आ गए और इनका कभी कुछ नहीं होने वाला डब्ल्यूडब्ल्यू में, ये भी चीज़ आप देख लेना। अंकल हाउडी का फिर एक वीडियो पैकेज आता है जहाँ पे वो कहते हैं नेक्स्ट टाइम मैं अकेले आऊँगा, तेरे को एक्सपोज कर दूंगा तेरी इनसिक्योरिटीज को, लेकिन क्या तू शो अप करेगा? ऐसे करके अब इन्होंने अगले हफ्ते के लिए एक सेगमेंट कर दिया है। भाई ये कितना सेम 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 रिपीट रिपीट रिपीट, क्या कितना और आप कर सकते हो भाई? मतलब कोई कितना ही इंटरेस्ट ले लेगा? ये तो भाई जो पसंद भी करेगा डब्ल्यूडब्ल्यू की भैया मेरे को बहुत मजा आता है देखने में, उसकी डब्ल्यूडब्ल्यू छुड़वानी हो तो आप ऐसे सेगमेंट्स देते हो। इसके बाद फिर ड्रू मैकिंटायर और निक ऑल्डिस होते हैं बैक स्टेज से
और ड्रू पूछता मज़ा नहीं आया, देख कितना मज़ा आया, तो निक ऑल्डिस कहता नहीं नहीं भाई मुझे मज़ा नहीं आया, बहुत केओस मच गया है, तूने लाइंस को क्रॉस कर दिया और तू मुझे टेस्ट करते रहे, मैं तुझे बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और जब उन्होंने बोला तो उन्होंने पूरा ऊपर से लेके ऐसे नीचे तक ड्रू मैकिंटायर को देखा था। तो निक ऑल्डिस भाई बंदा इस समय थोड़ा सीरियस हो गया। ड्रू मैकिंटायर कहता है चिल भाई चल मैं जा रहा हूँ, तो आराम से अपना चिल कर रिलैक्स कर, ऐसा कह के ड्रू मैकिंटायर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमको बैक स्टेज से रैंडी ऑर्टन का एक इंटरव्यू होता है जहाँ पे बोलते हैं भैया तुम चेंबर में हो, कोडी रोड्स तुम्हारा यार भी उसमें है, तो ये वाली इक्वेशन को तुम इस वाली पूरी इक्वेशन को तुम कैसे देखने वाले हो। इतने में ही जेलिना वेगा और एलिस्टर ब्लैक आते हैं और भाई मेरा दिमाग खराब हो गया कि तुम क्यों ये एलिस्टर ब्लैक और रैंडी ऑर्टन का कर रहे। इससे पहले तक ऐसा कुछ नहीं है इनके बीच में ऐसा कि मतलब कुछ बहुत मेजर, लेकिन आज इनको शो पे एक मैच वैच सा बनाना था। तो उन्होंने बोला भैया चलो घंटे का 1 घंटा तो है ही, जैसे मैं बोलता हूँ स्मैकडाउन के लिए 1 घंटा जो बढ़ा दिया उन्होंने। तो रैंडी ऑर्टन में कहता है अच्छा आजा चल भिड़ ले, और बस ऐसे करके इन्होंने फिर जो मैच है उसको एडवर्टाइज कर दिया। यहाँ पे एक लाइट शायद थोड़ी एक्स्ट्रा सी जल गई है। इसके बाद नेक्स्ट जेड कारगिल का प्रोमो होता है, बहुत बेसिक सा था, क्या हो सकती थी जेड कारगिल एज चैंपियन और डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्या किया है जेड कारगिल के साथ। वो बोलते हैं कि लिव मॉर्गन तू मंडे में आएगी, मंडे नाइट रॉ में आएगी, अपना डिसीजन सुनाने वाली है, मैं भी वहाँ पर होंगी, लेकिन एक बात है कि कोई भी जीते हारे चेंबर को कोई भी विनर हो मुझे ही बनना है, मैं ही वॉकआउट करूँगी रेसलमेनिया से एज चैंपियन, क्योंकि ये जो टाइटल है वो मेरे से कोई नहीं लेने वाला। बाकी ज़्यादा कुछ डिटेल में ये वो नहीं गई, सिंपल सा वो मतलब ये तो क्या ही था, ये तो बात नहीं भी बताई तो हमको पता था, इसमें कुछ ऐसा वैल्यू ऐड जेड कारगिल ने करी नहीं है जो मैं बोलूँगा स्टोरी लाइन के हिसाब से कुछ हो। बस ये बता दिया कि वो मंडे नाइट रॉ पे आने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट मैच आता है शो पर, शार्लेट फेयर वर्सेस नाया जैक्स वर्सेस कियाना जेम्स के बीच में। अब देख के ऐसा लगेगा कि शायद सबसे कम चांस है कियाना जेम्स का इस मैच को जीतने का, लेकिन वही ये मैच जीतती हैं। और आज तो भाई स्पेनिश फ्लाई, मून सॉल्ट, पता नहीं क्या क्या सारे लोग कर रहे थे। ये ऐसे मैचेस यूजुअली ये देते नहीं है, लेकिन इन्होंने ये अच्छा मैच डिलीवर किया। और लास्ट एक वो शायद बॉच भी था स्पेनिश फ्लाई के ऊपर, क्योंकि किकआउट तो हुआ नहीं, लेकिन वहाँ पे जो पिन है उसको रेफरी ने मतलब कंटिन्यू ही नहीं किया, और एंड में जाके सबमिशन लगाया होता है शार्लेट ने अपना, और वहीं से उनको पकड़ के उन्होंने जो है पिन कर दिया। और कियाना जेम्स इस तरीके से जो मैच है उसको जीत चुकी है, यानी कि वो अब अपनी जो एंट्री है उसे वो मारने वाली हैं एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट मैच आता है शो पर किट विल्सन वर्सेस ओबा फेमी के बीच में। इससे पहले किट विल्सन का एक प्रोमो था, कहते हैं एक फेमिनिस्ट अब एक फेमिनिस्ट के साथ बात कर रहा है और उनको लग रहा है कि ओबा फेमी बदल चुका है। वो कविता सुनाते और कहते हैं कि तेरी आंखों में मैं टेडी देख सकता हूँ। भाई बहुत फनी लग रहा था वो देखने में। फिर उसके बाद कहा नहीं नहीं आप जो तूने पहले लिखा था वो बता, तो उसमें था उनका 9 थिंग्स ही हेट्स अबाउट आदमियों के बारे में। तो फिर वो बोलते हैं ये कैसे लाउड होते हैं, ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे, वो टॉक्सिक ये जो लोग हैं वैसी बात करते हैं। और फिर उन्होंने आई हेट द रूलर पूरा बोल ही दिया। बस गुस्सा आ गया ओबा फेमी को, उन्होंने उठाया पटका, पावर बॉम्ब दिया, ऐसी तैसी वही करी जो उन्होंने पहले करा था किट विल्सन के साथ, और आराम से जो मैच है उसको वो जीत जाते हैं। मैं इस चीज़ के इतना अगेंस्ट नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि यार ओबा फेमी को तुम कहाँ डाल रहे हो, बट आई थिंक ठीक ही है। बहुत सारी चीज़ें और भी वाहियात हैं शो पर, तो आई थिंक फिर ये ओबा फेमी को थोड़ा सा एक बड़े प्रोग्राम पे लेके जाने के लिए, एक छोटा सा प्रोग्राम जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू कई बार टेस्ट करती है, तो वैसा कुछ फेस चल रहा है ओबा फेमी का। बट हाँ इस चीज़ में अगर वो बहुत टाइम तक स्टिक रह गए तब प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमको बैक स्टेज से मिस्ट्री बॉक्स दिखता है, और भाई क्या गधे लोग हैं यार ये डब्ल्यूडब्ल्यू वाले, इन्होंने किया क्या। वो निक ऑल्डिस पूछते हैं कि क्या है इसमें, वो कहते हैं मेरे को तो इसका कोई आइडिया नहीं है। अब इन्होंने उसको फनी बनाने की कोशिश करी है। हाँ भाई हमें पता है आर्ट्रूथ बहुत फनी बंदा है, लेकिन यहाँ पे नहीं, वो आर्ट्रूथ आके कह रहा है कि देखो एलिमिनेशन चेंबर, इस पर डेट लिखी हुई है, ये एक अवार्ड है, मैं पहले अवार्ड जीत चुका हूँ। तो वो स्लैमी अवार्ड की शायद बात कर रहे थे, और वो उनको बोलते थे तो स्लैमी अवार्ड की बात कर रहे हैं। वो तो आर्ट्रूथ कहते हैं भाई मैंने तो नहीं सुना है क्या है। उसके बाद निक ऑल्डिस ने बोला भेज दो इसे मंडे नाइट रॉ में। अबे तो तुम करने के लिए क्या लाए थे, तुमने रॉ से स्मैकडाउन में भेजा, कोई स्टोरी नहीं दिखाई, एक झंडू सा सेगमेंट तुमने दिखा दिया, और उसके बाद तुम कह रहा अभी सब मंडे नाइट रॉ में भेज दो। तो पता नहीं ये तुमको सिर्फ इसे टीवी टाइम देना है इस वजह से सा। अगर ऐसा ही था तो रॉ में ही शूट करवा लेते एक वीडियो, स्मैकडाउन में लेके आने की क्या जरूरत थी। और उसके बाद वो आर्ट्रूथ, उसके बाद फिर वहाँ पे डेविन प्रीस्ट भी आते हैं, और इनको पता नहीं क्या लग रहा है कि जैसे डेविन प्रीस्ट अपना कैरेक्टर ब्रेक कर रहा है तो बार बार इसे करते हैं। वही वर्ल्ड रेसलिंग माई एंटरटेनमेंट किसी एक लेजेंड ने कॉमेंट किया था, और मेरे दिमाग में वही कॉमेंट चलता है बार बार, क्योंकि ये तो ऐसा लग रहा है कि इन क्रिएटिव लोगों के खुद के मजे के लिए है, इनको नहीं फर्क पड़ रहा है इस बात से कि हमें मजा आ रहा है फिर नहीं। तो आर्ट्रूथ ने यहाँ पे फिर से जो अपनी जो फनी लाइन्स है वो बोलनी शुरू करी है, और उनको ऐसा लगता है कि वो एलिमिनेशन चेंबर में है। लेकिन फिर आर्ट्रूथ को भी गुस्सा आ गया कि मैं नहीं हूँ एलिमिनेशन चेंबर में। तो वो कहते हैं कि वो जो बॉल्ड वाला निक ऑल्डिस है वही सही था, जो कि शायद वो बात कर रहे थे एडम पियर्स के बारे में। इसके बाद डेविन प्रीस्ट भी वहाँ पे हंसते हैं, और अब तो मुझे वो डेविन प्रीस्ट की कैरेक्टर ब्रेक करने वाली हंसी इरिटेट कर रही है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा और तुम्हें सिर्फ मज़ा आ रहा है, और ये बात से मुझे मज़ा नहीं आ रहा। इसके बाद एक और मैच आता है टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस एल्बा फायर के बीच में। चेल्सी ग्रीन अपने टूटे हुए पैर के साथ आती है, एक बार वो खड़ी भी हो जाती
जाती है और उसके बाद टिफिनी ने उनको धक्का दे दिया। मैच तो सिंपल ही था, मून सॉल्ट के साथ इस मैच में टिफिनी स्ट्रैटन की विक्ट्री हो जाती है। और इसके बाद आता है बैक स्टेज से दो भाइयों के बीच में, दो यारों के बीच में एक सेगमेंट जहाँ पे गर्मा गर्मी हो जाती है। तो कोडी रोड्स पूछते हैं सैमी ज़ेन से भाई कैसा है, क्योंकि भाई अब वो चेम्बर मैच की अपॉर्चुनिटी गई, अब वो रेसलमेनिया में मैच नहीं कर पाएगा। कहते हैं भाई तुझे शर्म अशेम्ड होने की जरूरत नहीं है। सैमी उल्टा कहते हैं भाई तुझे शर्म करने की जरूरत है, तूने कैसे अपॉर्चुनिटी ली, तूने कैसे मुझे क्रॉस रोड्स मारा। तो कोडी रोड्स समझाते हैं देख यही अपॉर्चुनिटी लेनी होती है अगर तुम्हें वर्ल्ड चैंपियन बनना होता है। और सैमी ज़ेन कहते हैं भाई तेरी क्या स्टोरी है, मैं तो 10 साल से कोशिशें कर रहा हूँ, मेरी तो स्टोरी अब तक फिनिश नहीं हुई। और कोडी रोड्स कहते हैं भाई स्ट्रगल्स की बात मत कर, स्ट्रगल्स मेरे इतने रहे हैं कि मैं सुनाते सुनाते रात कर दूंगा यहाँ पे। तो वो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि भाई तेरे रास्ते का कांटा तू ही है। कोडी रोड्स सारा जो ब्लेम है सैमी ज़ेन के सक्सेसफुल ना होने का वो उन्हीं के ऊपर डालते हैं। इसके बाद सैमी को भी गुस्सा आ गया, उन्होंने ऐसे पानी की बोतल पलटी और उसके बाद फिर ट्रिक विलियम्स निकल के आते हैं, वो भी छेड़ने की कोशिश करने कहते हैं देख आज मैं बताता हूँ कि कैसे मैचेस जीतते हैं चेंबर वाले, क्योंकि आज उनका भी मैच था। और फिर सैमी ज़ेन का हृदय परिवर्तन हो गया, वो जाते हैं कोडी के पास और कहते हैं अरे नहीं नहीं भाई सॉरी सॉरी तू सही है, तू चैम्प बन जाएगा तो बस मेरा ध्यान रखना। तो मतलब वो पहले से अपनी सेटिंग करके रह रहे हैं कि भाई जब तू चैंपियन बन जाएगा तो हम भी एक जो अपना प्रोग्राम है उसको विजिट उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सेटिंग उन्होंने कर दी। ये सेगमेंट मतलब क्या ही बोलो अब इसके बारे में। चलो ठीक है, तुमने कोडी और सैमी के बीच में ऐसा दिखाया है कि जैसे इनका याराना था, फिर उसके बाद क्या पिन कर दिया तो क्या रिएक्शन होगा। तो वही है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कुछ बहुत वैल्यू इससे ऐड हो रही है, वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर भी चलो इस पे थोड़ा इजी रह सकते हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट मैच आता है शो पर, कार्मेलो हेस वर्सेस ट्रिक विलियम्स वर्सेस डेमन प्रीस्ट के बीच में। और जैसा लग रहा था वैसा ही हुआ है, क्योंकि ट्रिक विलियम्स को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी है और वो अपॉर्चुनिटी इनको मिली भी है। उन्होंने 2 ट्रिक शॉट लगाए डेमन प्रीस्ट के ऊपर, एक बार तब जब वो अपने रेजर्स एज के लिए जा रहे थे, और इस तरीके से ये वाला जो मैच है वो उसको जीत चुके हैं। और इसके बाद फिर से वो क्रिएट मिस्ट्री बॉक्स वाला सेगमेंट आता है। भाई मुझे तो लगता है कि एक बैक स्टेज कोटा भी है डब्ल्यूडब्ल्यू में, जहाँ पे ये फ्रैक्सियम और ये मशीन गन ये सारे लोग जो है बैक स्टेज ही रहने वाले हैं, इनको उससे ज़्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ करने नहीं वाली। ये क्या मतलब ऐसा लगता है कई बार कि विंस मैकमैन की सारी घटिया चीज़ें तो इन्होंने ले ली, लेकिन जो अच्छी चीज़ें थी वो ये लेना भूल गए। अब जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू के लोग काम करते हैं, और भाई जॉनी गार्गानो तो बिल्कुल ही पागल लग रहा भाई, ऐसा पागल आदमी मैं तो भाई कंपनी छोड़ के चले जाऊँ अगर मेरे साथ ऐसी ट्रीटमेंट हो। पता नहीं कहाँ ऊपर उसको क्रेट के ऊपर डाला हुआ है, ऐसे औधे मुंह वो पड़ा हुआ है, कभी वो कहीं लेटा रहता है। और अगर आप उस टाइम की बात करोगे जब ये अनडिस्प्यूटेड एरा वाला टाइम चलता था एनएक्सटी में, क्या बंदा था भाई जॉनी गार्गानो, लेकिन अब वो कुछ अलग ही इंसान लगता है। तो पता नहीं भाई, मैं तो ना सहता, अगर मैं जॉनी गार्गानो होता मैं तो कंपनी छोड़ के निकल लेता। इसके बाद नेक्स्ट मैच आता है जूलिया वर्सेस रिया रिप्ली के बीच में। नाया जैक्स एंड लैश लेजेंड ने आके इस मैच में इंटरफेरेंस करी है, जिसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन से मैच खत्म हो जाता है। उसके बाद ईओ स्काई सेव करने के लिए आती है और उन्होंने काफ़ी हद तक सेव आप कह सकते हो कर भी लिया, क्योंकि मार के फिर उन्होंने भगा दिया उनको। नेक्स्ट एक बैक स्टेज सेगमेंट था मिज और ओबा फेमी के बीच में, और मिज बड़ा चढ़ा रहा है ओबा फेमी को, भाई क्या इंप्रेसिव बंदा है, तू रेसलमेनिया मेन इवेंट करेगा एक दिन, मैं लॉकर रूम का लीडर हूँ, तो मैं नेक्स्ट जन रेडी कर रहा हूँ और मैं तुझे बताता हूँ चीज़ें कैसे करनी होती है, शो मी द रोप्स ऐसे करके वो बोलते हैं। उसके बाद ठीक है नेक्स्ट वीक मिलते हैं, मिज ने बोला हाँ मिलते हैं। बाद में मिज को रियलाइज़ हुआ कि भैया यहाँ पे तो मैच की बात हो रही थी। तो अगले हफ्ते अब मिज का जो है शिकार होने वाला है, और शिकारी आदमी होगा ओबा फेमी। तो अभी ये थोड़ी उसी तरीके की पैटर्न वाली बुकिंग में रख रहे हैं ओबा फेमी को, बट अगर इन्होंने लंबा चला दिया बस फिर ये फिर से तैयार हैं कि मैं ओबा फेमी की स्टोरी लाइन के बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोलने वाला हूँ, जो कि एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। इसके बाद हमको नेक्स्ट सेगमेंट दिखता है सोलो सिकोवा और टामा टोंगा का बैक स्टेज से, और कहते हैं भाई तू मेरे साथ फर्स्ट डे से है, मैं तेरे पे बहुत प्राउड करता हूँ और हमें वाइट्स के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। और ये वाला जो लैंटर्न है ना, ये हमें मेक श्योर करना है कि ये वाइट्स के पास ना पहुंचे, क्योंकि इसके बिना वो लोग कुछ नहीं है। उसके बाद सोलो सिकोवा चले जाते हो और फिर भाई नाकामूरा निकल के आता है और ये आपस में फिर से अपनी जापानीज में बात कर रहे हैं। भाई किसी को नहीं मजा आ रहा है इस चीज में, जो तुम पुरानी स्टोरी की बात कर रहे हो कि अच्छा जापान में एनजेपीडब्ल्यू में जो हम थे तो हम क्या किया करते थे, ये अपने ही अलग दुनिया में चल रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के क्रिएटिव लोग, कि इन्हें लग रहा है कि ये है तो वही है सही, वही सच है, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। और वही है नाकामूरा को खुद भी तुमने बिल्ड तो किया नहीं है, जो तुम इसके बीच में ऐसे इंटेंसिटी लाने की कोशिश कर रहे हो। अभी देखो टामा टोंगा भी मैचेस जीत रहे हैं, अभी 2-3 महीने बाद देखना जैसे जेसी मटेओ है वैसी तुम्हें टामा टोंगा भी नजर आएगा। और ये हमने कितनों के साथ होते हुए देख लिया, तो अब तो बोलने में कोई ऐसे बहुत बोल्ड बात भी नहीं लग रही है कि भैया कुछ ऐसा लग रहा हो कि अच्छा ऐसा ना भी हो, क्या पता, ये डब्ल्यूडब्ल्यू करने ही वाली है। इसके बाद ये आपस में बात कर रहे हैं और बस वही है, अभी नाकामूरा और टामा टोंगा के बीच में भी एक प्रोग्राम दिखाने वाले हैं। और उसके बाद शो का मेन इवेंट जो कि ज़बरदस्ती का ही थोड़ा बनाया हुआ था, एलिस्टर ब्लैक वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच में। अब रैंडी ऑर्टन है भाई तो नजर टीवी से तो फिर हम हटाएंगे नहीं, उन्होंने रिंग साइड के ऊपर डीडीटी भी लगाई, जो कि
उन्होंने अनाउंसर डेस्क का यूज़ करके यूज़ किया था अपनी वो जो विंटेज डीडीटी है। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर इस मैच में आ गए हैं भाई, और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था कि ड्रू मैकिंटायर का रैंडी ऑर्टन के ऊपर अटैक करने का क्या सेंस बनता है। और मुझे थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा ड्रू मैकिंटायर को जिस तरीके से चैंपियन बनने के बाद बुकिंग मिल रही है उससे भी प्रॉब्लम है कि भाई तुम उसको हमेशा भागता हुआ बंदा ही क्यों दिखाते हो। भाई वो उस बंदे की जरा तुम उसका हुलिया देखो पूरा, वो 6 फीट 6 इंच का बंदा है, उसकी बॉडी इतनी तगड़ी है, उसका लुक, उसकी पर्सनैलिटी इतनी खतरनाक है, और तुम उसको भागते हुए दिखा रहे हो। तो ये बात मेरी समझ के बाहर है। जो बंदे के ऊपर जो बुकिंग बिलीवेबल लगती है वो उसके साथ हो नहीं रही है। और कई बार भाई तुम ऐसे बंदों के ऊपर इतना पुश और इन्वेस्ट करते हो जो कि लगते भी नहीं है कि उस वाली स्टेज पे होने भी चाहिए। अब ड्रू मैकिंटायर ने यहाँ पे रैंडी ऑर्टन को हिट कर दिया, अब कोडी रोड्स उस बेल्ट से ही मारा, और कोडी रोड्स फिर आते हैं और वो भागे पीछे ड्रू मैकिंटायर के, लेकिन फिर वो भी देख रहे हैं इधर जाऊं क्या करूं, और फिर रिंग में भाई रैंडी ऑर्टन का तो काम हो ही लिया था। ब्लैक मास्क लगता है उनके ऊपर। अब एलिस्टर ब्लैक अचानक से पता नहीं अब कैसे मेन इवेंट में रैंडी ऑर्टन को हरा रहा है, पता नहीं। अब से कुछ टाइम पहले तो वो गायब ही है, वो शोज पे ही नहीं है, अचानक से कोई भी कहीं से भी उठ के आ जाता है, अंडरटेकर की तरह आत्मा आ जाती है उसमें, और बस वो फिर बन जाता है तुम्हारा सड़क से स्टार। तो भाई एक हफ्ते में ही बन जा रहे हैं आजकल डब्ल्यूडब्ल्यू में बंदे, और वो भी सिर्फ क्रिएटिव लोगों के दिमाग में स्टार, ठीक है, बाकी ऐसे नहीं कि वो सही में स्टार बन गया है। पिन कर दिया उन्होंने ब्लैक मास्क के बाद, और उसके बाद ये वाला जो मैच है वो जीत चुके हैं। जैसा मैंने बोला कि आज शो पर कोई रेटिंग वेटिंग ज़्यादा करने नहीं वाले, और ना हम गधे हैं मूवमेंट को मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि थोड़ा तेजी से इसको रिव्यू कर रहे हैं। और एक चीज़ इंटरेस्टिंग बताता हूँ स्मैकडाउन से अलग, विंस मैकमैन के बारे में। आपको याद होगा, वैसे तो बहुत सारी और चीज़ें भी हुई हैं लेकिन उसके बारे में तसल्ली से और बात कर लेंगे। तो विंस मैकमैन की बॉडी कैम फुटेज आती है, जो मैंने आपको बताया नहीं था कि उन्होंने भैया बहुत ही ज़्यादा ऐसे रैश ड्राइविंग करी थी, और ऐसे उन्होंने ठोक भी दिया था किसी को, उसके बाद उनके ऊपर केस चला था, तो उसकी फुटेज आ गई है। और भाई विंस मैकमैन इतना कैजुअल यहाँ पे लग रहा है कि यार भाई मैंने क्यों ठोक दी कार, ऐसा मतलब बंदा सामने से एडमिट कर रहा है कि हाँ भाई मैं तेज चला रहा था, और अपनी जो है बच्ची नाती पोती की जो क्या था उसका सेलिब्रेशन था उसमें वो जा रहे थे, और इसीलिए वो तेज चला रहे थे, ऐसा विंस मैकमैन का कहना था। और सही में भाई बिल्कुल ऐसा भगाई थी वहाँ पे विंस मैकमैन ने गाड़ी अपनी रोड में, कि मतलब फिर वही है कि जब उनको पकड़ लिया, उनको कैप्चर किया, और उसके बाद फिर उनके ऊपर वो केस पे चल रहा है, अब जाके इसकी फुटेज आई है। लेकिन वहाँ पे भी विंस मतलब बहुत, क्योंकि हमने इससे पहले विंस को बहुत ज़्यादा ऐसे देखा नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर, लेकिन एक नॉर्मल इंसान की तरफ विंस मैकमैन को वहाँ पे देखा जा सकता था, जहाँ पे उनसे उनके जो डॉक्यूमेंट लाइसेंस है वो सब भी मांगे जाते हैं। तो ये वाली फुटेज अब इंटरनेट पे हमेशा ही रहने वाली है, और अब देखना मीम्स में भी इसका कितना अलग अलग तरीके से यूज़ होगा। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मज़े।